माय लवलीज़ पाठाज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, जिसका नाम है आई एम वांगजी द माफिया फादर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू सबको, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देन मेंबरशिप में मैं न्यू स्टोरी चला रही हूँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर वो मेंबरशिप बाय वन करके सुन सकते हैं। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आंसुओं की जो बातें होती है ना, वो उस शख्स को पता होती है कि वो क्या आपसे कह रहे हैं। क्या आपके दिल में दर्द छुपा है या फिर उस दर्द की दास्तान वो तो सिर्फ उस शख्स के पास होता है ना जिसके वो आंसू होते हैं। सेम वांगजी बिंग को देख रहा, युवान को देख रहा, उसके साथ खड़े शख्स को देख रहा है और वो खुद से कह रहा है, तो विंग तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा कि तुम्हारी वाइफ है, जबकि ये बच्चा बोल रहा है कि ये इसका पापा है। मतलब कि ये ये बच्चा मेरा है। वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे पिंक ने कहा था कि एक सरप्राइज है, तुम जब इस्तांबुल से लौट आओगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा वांग जी। और वांग जी शौक होते हुए कहता है, तो मतलब वो सरप्राइज ये था, मतलब कि तुम बेबी को बर्थ दे सकते थे और तुम्हें लग रहा था कि शायद मैं बुरा मान जाऊंगा या फिर नहीं अपनाऊंगा तुम्हें, इसी वजह से क्या तुम मुझसे दूर कर रही। कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन ब्लैंकलेस थे, कुछ भी शो नहीं हो रहा था। वो सब जो कुछ भी हो रहा था वो उसके मन के अंदर भूचाल उठा हुआ था। लाइक वो कहना तो चाह रहा था बहुत कुछ, बट वो कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप अपने ही सवालों और जवाब से घिरा हुआ ओनली फॉर विंग, युवान और शुयांग तीनों को देख रहा होता है। तभी अचानक से लिफ्ट ओपन होती है और पहले विंग, फिर युवान और फिर पीछे से सुयांग वहां से निकल जाते हैं। और देखते ही देखते वांगजी की आंखों के सामने में वो लिफ्ट बंद हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में आ चुके थे, आकर बैठ जाते हैं जहाँ पे सुयांग का फ्रेंड का वो रेस्टोरेंट था। वो उसे गले मिलता है और फिर थोड़ी देर बातें होती है। फिर उसका फ्रेंड उसके लिए सिग्नेचर डिश लाने के लिए चला जाता है, जो वो उसकी स्पेशलिटी थी। वो तीनों बैठे हुए थे, सुयांग युआन के साथ में फाइटिंग फाइटिंग खेल रहा था और विंग थोड़ा सा ड्रिंक अपने हाथ में लेकर के वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है, वो सुयंग और युवान को देख रहा होता है। और उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे, और रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ था। काफ़ी अच्छा और यूनिक डेकोर किया हुआ था। तो वो विंग ना उस सभी चीज़ों को ऊपर नीचे लैंप सोफा वगैरह जो होता है, तो एक एक नज़र लुक उठा के देखते हैं ना कि मतलब कैसा है, क्या क्या है। तो विंग ना वो चारों तरफ लुकआउट कर रहा होता है। तभी देन वो देखता है कि सामने वांग जी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ में एकदम डार्क ऑरा के साथ में खड़ा है। वो देखते ही पहले तो उसके हाथ जो टेबल पर टिके हुए थे धड़फड़ा के वो अनबैलेंस्ड होते हुए उस तरफ देखता है। तो श्रेयांक कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता नहीं कुछ नहीं। और वो जब दोबारा देखता है तो वहाँ पे वांग जी नहीं था। विंग कहता है, मैं वो वॉशरूम यूज करके आता हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो वहां से उठता है, उठ करके और पूरा जो बैठा हुआ था एरिया वो सबको क्रॉस करता हुआ ना, और वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे ना कटलरी का पूरा सेक्शन बना हुआ था, रैक, जिसके ऊपर कटलरी पूरा डिजाइन बाय डिजाइन करके सजाया गया था। एंड देन उसके मतलब बगल से ना वॉशरूम की तरफ जाने का रास्ता था। मतलब कम स्पेस में जैसे अच्छे से डेकोर करते हैं ना, तो वो इंटीरियर ऐसा ही था। तो जब विंग ना उस तरफ वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, वांग जी सीधे उसको खींच करके लेके उस कटलरी के बॉक्सेस जो थे, मतलब लकड़ी का बना हुआ था वो, तो उसके ऊपर थ्रो करता है। तो एक पल के लिए तो कटलरी पूरी हिल गई थी, पर सभी फंसाए गए थे अच्छे से ना, तो कोई गिरता नहीं है कुछ भी, बस वो होता है ना खनकने की आवाज आती है, तो वो आ रही होती है। एंड देन वांग जी विंग को अच्छे से एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड को अच्छे से ग्रैब किए हुए था और लेफ्ट हैंड उसके बैक की तरफ रखे हुए था कि कहीं उसे उस बॉक्स के ऊपर चोट ना लग जाए। फिर वांग जी पहले तो युवान और सोयांग को देख रहा होता है, जो कि फाइटिंग फाइटिंग खेल रहे थे डिसम डिसम वाला। और युवान कितना ज्यादा मस्त होके सोयांग के साथ में खेल रहा होता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ना।
विंग उसे देखते हुए कहता है, तो, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वांग जी कहता है, मुझे जैसे ढूंढना चाहिए था मैंने ढूंढ लिया विंग। मुझे एक बात बताओ, क्या वो मेरा बेटा है? क्या वो हमारा बेटा है विंग? विंग कहता है, मुझे बताओ कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा वांग जी? हाँ, क्या क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया? हाँ। वांग जी जो कि अभी कंटिन्यू वो युवान को देखे जा रहा है एंड देन विंग को बिना देखे वापस से कहता है, क्या वो हमारा बेटा है विंग? मुझे आंसर करो प्लीज। विंग कहता है, प्लीज वांग जी मेरी लाइफ को इतना मिजरेबल और मैसी मत बनाओ, वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और क्रिटिकल मत बनाओ प्लीज। कहता है, अच्छा ऐसा क्या? और इतना बोल करके वो विंग के कानों को, उसके गालों को टच करते हुए उसके सर्च को वो स्निफ करने लगता है, उसके नेक को वो स्निफ करता है और उसको अपने करीब करता है। वांग जी के चेस्ट, उसके चेस्ट से पूरे तरह से पोक हो रहे थे और उसको नेक के पास से शोल्डर से ग्रैब करते हुए अपने बॉडी से चिपकाते हुए उसके ऊपर थ्रो हो रहा था, नीचे से लेकर ऊपर की पूरी बॉडी वांग जी के ऊपर ले, वांग जी की जो थी वो विंग के ऊपर लेन हो रही थी और वो अपने ही आगोश में भरते हुए उसके बट के अराउंड अपने हाथ को रैप किया हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था और बस उससे दोबारा कहता है, क्या वो मेरा बेटा है? हाँ, आंसर करो मुझे, क्या तुम इसी सरप्राइज की बात कर रहे थे विंग? जब मैं पिछली बार तुमसे मिलने आया था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, जब मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने तुमने कहा था कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हारी सो कॉल्ड लव तुम्हारे साथ भी थी और वो तुम्हारा वेट कर रही थी, तब तब क्यों नहीं बताया? हाँ, और अभी अभी उस बॉय ने, उस बच्चे ने, आई डोंट नो उसका नाम क्या रखा है तुमने, उसने उसे पापा बोला। तुम क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों को एक साथ रखती हो क्या विंग? हाँ, क्यों नहीं बताया मुझे? पूरे 5 साल हो गए हैं, पूरे 5 साल हो गए हैं और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि मेरा एक बच्चा भी है? क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ मुझे विंग, बताओ। विंग कहता है, प्लीज मेरी लाइफ से दूर चले जाओ वांग जी, क्यों मेरी लाइफ को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने पे लगे हुए? प्लीज वांग जी, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज चले जाओ। वांग जी उससे कहता है, विंग प्लीज प्लीज भागो मत मेरी लाइफ से, प्लीज, इतने मुश्किल के बाद मैंने तुम्हें ढूंढा है, प्लीज मत भागो, मुझे बताओ क्या वो मेरा मेरा बेटा है? मैं ऊपर कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज अकेले आना, प्लीज प्लीज अकेले आना, मैं मैं तुमसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विंग, प्लीज अकेले आना। विंग कहता है, प्लीज मुझे जाने दो वांग जी, मुझे नहीं आना कहीं पे भी। वांग जी उसके फोरहेड से अपने फोरहेड को टिका लेता है, उसका तो दिल कर रहा था कि वो सबके सामने में विंग को गले लगा के बेइंतहा मोहब्बत करना स्टार्ट करे, बट वो अपने जज्बात को काबू किए हुए अपने नोज से उसके नोज को रब करते हुए कहता, प्लीज प्लीज ऊपर रूम में आओ, मत गायब हो जाओ मेरी लाइफ से, मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, इन 5 सालों में ऐसा एक भी पल नहीं गया है जब मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की हो, प्लीज विंग प्लीज अकेले ऊपर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। इतना बोल करके और वो चला जाता है बाहर, उसको रूम नंबर बता करके। विंग वापस से वहाँ आके बैठ जाता है। सुयंग कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, हम खाना खाते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। तो सुयंग कहता है, हाँ अभी? कहता है, हाँ बस मुझे आधे घंटे का काम है, तो क्या तुम ईवान को रख लोगे? तो कहता है, मैं रख लूँगा, अगर नहीं हो तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊँगा। तो सुयंग कहता है, पहले हम खाना खाएं। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है। देन वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद जो रूम नंबर बताया गया था वहाँ पे विंग उस रूम में आता है। रूम पूरा खाली था, तो वो ऐसे होता है ना रूम से सटा बाहर गैलरी, तो वो उस गैलरी पे चला जाता है छत पे और वो वहाँ पे जाके खड़ा हुआ था। वांग जी पहले तो वो नीचे का अपना कार में आके बैठ गया हुआ था, उसे आने का वेट कर रहा होता है। देन उसको कॉल आ गया हुआ था जहाँ पे तासा और लिलिन तो उन दोनों के साथ ही थे। सीचन कहते हैं कि मॉम तुम्हें बुला रहे हैं, हमको पता चल गया है कि तुम ऑफिस में नहीं हो। वांग जी कहता है, मैं आके खुद डील कर लूँगा, ठीक है ना, बट अभी प्लीज़ हैंडल को संभाल, सिचुएशन को हैंडल कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। एंड देन वो भी आता है उस कमरे पे। जैसे वो आता है तो देखता है कि रूम में विंग नहीं है। देन वो ऊपर बाहर की तरफ गैलरी में देखता है, जो कि एक टेरेस गार्डन बोल सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रही थी, अच्छी थी, मौसम अच्छा था। वांग जी पीछे से धीरे धीरे करते हुए आ रहा था जहाँ पे विंग मैसेज कर रहा होता है सोयांग को। वो पहले आता है, उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करता पीछे से ही, उसके बालों को स्निफ करते हुए उसके शोल्डर पे अपने सर को रखते हुए, अपने मुंडी को रखते हुए कहता है, आज तक मैं जितनी भी सांसें ले रहा था ना,
वो सब बेकार जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस जी रहा हूँ। पर आज फाइनली ये एहसास हुआ कि जैसे इन हवाओं में ना किसी ने रस घोल दिया हो, और ये हवा भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ की हवाओं में तुम्हारी खुशबू जो है, इतना बोलकर दोबारा से उसके बालों को स्निफ करता है और उसे उसी तरीके से वैसे ही अपने हेड को वहाँ पे रख देता है। विंग जो कि टुकुर-टुकुर बस बाहर के व्यूज़ को देख रहा होता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है वो। वांगजी जब देखता है कि विंग कुछ भी आंसर नहीं कर रहा है, वो दोबारा से कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद ऐसे लगा जैसे कि मैं बस मर चुका हूँ। मेरी आत्मा भी मर चुकी है। मेरी सोल इवन तुम्हारे साथ ही चली गई विंग। मैं बस एक जिंदा लाश बन के बस जी रहा था। आज एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था बेसब्री से। प्लीज़ मत गायब हो जाना मेरी लाइफ से विंग। विंग ना मतलब आँसू को कंट्रोल किए हुए था, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया हुआ था, सब कुछ को कंट्रोल किए हुए था, एंड देन वो बस अपने हाथों को क्रॉस करके और उसकी सारी बातों को वो सुन रहा होता है। विंग प्लीज़ कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी वॉइस सुनने के लिए तरस गया हूँ विंग। मेरे कान तरस गए हैं, मेरी फीलिंग्स तरस गई है। प्लीज़ इतना बोल करके और उसको बैग से हग करने ही वाला होता है कि विंग फटाक से उसकी तरफ मुड़ जाता है। भांगजी उसे भर के चाँप के अपने एम्ब्रेस में लेता है, पूरे बॉडी को उसको, और उसके वापस से उसके शोल्डर को ग्रैब करने के बाद उसके नेक को स्निफ करने लगता है और कहता है, वही इतने टाइम बाद मैं तुम्हें दोबारा से फील कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। विंग भी अपने आप को रोकता नहीं है और वो जी भर के उसे गले लगाए हुए था, उसको थामे हुए था और उसे बता रहा था कि हाँ, शायद मैं भी तड़पा हूँ। मैं भी तो तड़पा हूँ ना इन 6 सालों में। जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ वांगजी, मेरी रूहें काँप जाती है ये सोचकर कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जिया हूँ। पर अब बस सीख चुका हूँ जीना। शायद यही हमारी डेस्टिनी थी। तभी वो अपने ख्यालों में ही था कि वांगजी उससे कहता है, विंग क्या वो हमारा बेटा है? विंग कहता है, हाँ। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने विंग अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करता और वांगजी कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारा बच्चा है? तुम्हें बताना चाहिए था, डैम इट। मैं कितना तरस गया था तुम्हें फील करने के लिए, पाने के लिए। अगर तुम मुझे पहले बताते कि तुम बेबी को बर्थ दे सकते थे, मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ डेट नहीं करता। मैं डायरेक्ट तुमसे शादी करता विंग, अपना परिवार बनाता, और आज वो बच्चा मेरे साथ होता। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? विंग रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, सॉरी, मैं डर गया था कि कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं एक बेबी को कैसे बर्थ दे सकता हूँ। नॉर्मली बॉयज बच्चे पैदा नहीं करते ना वांग जी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी और विंग दोनों रोने लगे थे, एंड देन विंग ये बात सुनकर वांग जी कहता, हाँ ठीक है, ओके ओके, सब ठीक है विंग। पहले ये बताओ मुझे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो हमारा बेटा है? जब मैं तुमसे मिलने आया था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, विंग कहता है, मैं डर गया था, और वैसे भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मार ना दे। मुझे बहुत डर लग गया था वांग जी कि कहीं। तो वांग जी कहता है, किसने कहा तुमसे विंग? बताओ मुझे। विंग कहता है, वो वांग जी ना विंग को अपने आप से अलग करता है, उसके बालों को और उसको सबको ठीक करते हुए थोड़ा सा अलग करते हुए कहता है, बताओ मुझे, किसने तुमसे कहा था कि मुझे छोड़ के चले जाने के लिए और मेरे पास नहीं आने के लिए? विंग बताओ मुझे, प्लीज़ बताओ मुझे। विंग ना डरते हुए कहता है, वो अंकल जे और सीजन गगा। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? सीजन गगा? कहता, हाँ एक्चुअली मैं अंकल जे चाहते थे कि मैं बेबी का अबॉर्शन करा दूं, और सीजन गंगा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में रहा तो ट्रबल होगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मैं बहुत डर गया था। फिर मैं क्या करता, मुझे जाना पड़ा, मुझे तुम्हें छोड़ के तुमसे दूर जाना पड़ा। तो इतना सुना हुआ ही था तो वांग जी एक तो शौक की अंकल पे तो उनको वैसे भी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था और उनको पता था कि हाँ इन सब में इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सच में सीजन गगा भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं क्या, या विंग को थ्रेटन कर सकते हैं उसे दूर रखने के लिए। वो
शौक में था। विंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वांग जी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैं तुम्हारे लौटने का वेट कर रहा था कि तुम जब आओगे तो मैं बताऊंगा कि देखो ना मैं बेबी को बहुत दे सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे वांग जी। बट सीजन गंगा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मार देंगे, और मुझे भी मारने की कोशिश की अंकल जी ने, और मेरी बेबी को अबॉर्शन कराने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ के मैं तुमसे दूर हो गया, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था वांग जी, तुम्हें पता है ना। वांग जी उसके पूरे फेस को ना एकदम टच करते हुए कहता, हाँ हाँ मुझे पता है, पैनिक करना बंद करो विंग, सब सब ठीक है ओके ना, पैनिक करना बंद करो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, मुझे नहीं पता था ये सब, प्लीज़ अपने वांग जी को माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, नहीं प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम्हें पता है तुम्हारे एब्सेंट में मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया, मैं चाहता था कि वो हमारे साथ बड़ा हो, वो तुम्हारे साथ बड़ा हो, सभी सभी सुख और प्यार मिले उसे, बट मैंने अकेले, और जब भी तुम या तुमसे जुड़े लोग को मैं देखता था तो मैं डर जाता था कि कहीं मेरे बच्चे को वो लोग जान से न मार दे, जान से न मार दे, मुझे बहुत डर लगता था। तो वांग जी कहता है, मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ। विंग ना वांग जी के बालों को केयर्स कर रहा होता है, कहता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से तुम ना मारे जाओ, कहीं तुम्हें वो लोग ना मार डाले, मैं बहुत डर गया था वांग जी, मैं क्या करता। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी तुमसे दूर हो गया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि तुम जिंदा रहो, और मैं क्या करता बताओ मुझे। वांग जी कहता है, मैं समझ सकता हूँ विंग, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। फिर विंग ना अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, इसलिए इसलिए वांग जी मुझसे दूर रहो प्लीज़, ठीक है ना, तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पे मिलने के लिए, मैं तुमसे मिल चुका हूँ, अब मुझे जाने दो प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ भी हो जाए, प्लीज़ वांग जी जाने दो मुझे प्लीज़। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है विंग, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अब जब तुम मुझे मिले हो और जब मुझे पता है कि मेरा बच्चा है और तुम हो, मैं तुम्हें दूर जाने दूँ? हाँ, ये कैसे संभव है बताओ मुझे? क्या ये संभव है विंग कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर दूँ? तभी उसे आवाज़ आती है, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी। इतना सुना हुआ था कि विंग और वांग जी दोनों उस तरफ देखते हैं, विंग कहता है, युवान यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? और विंग भागते हुए वहाँ आता है उसके पास और कहता है, युवान आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैंने कहा था ना कि आप डैडी के साथ रहो। तो युवान कहता है, मम्मी क्या मैं पूल वाले एरिया में जा सकता हूँ खेलने के लिए? डैडी ने कहा मम्मी से पूछने के लिए, तो मैं जिद करने लगा तो डैडी ने मुझे इस कमरे के बाहर छोड़ दिया और वो बाहर है, क्या मैं जाऊँ? विंग ना युवान को गले लगा लेता है और कहता है, आह मैं तो डर गया था बाबा, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको वहीं रहना था ना। अब यहाँ पे विंग युवान को गले लगाए हुए था, लेकिन युवान ना अपनी मम्मी के ऊपर ध्यान नहीं था, बल्कि वो टुकुर टुकुर ना वांग जी को देख रहा होता है, जो कि उसे ही सेंटी होकर के देख रहा होता है। तो विंग उससे अलग हो जाता है, युवान उसे देख रहा होता है, वांग जी उसके पास आता है, उसके शोल्डर को ग्रैब करके उसको टच कर रहा होता है हल्का हल्का फहा जैसे, एंड देन उसके बालों को, उसके चिक्स को, जो कि चबी चबी चिक्स था, उसे देखते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? तो युवान कहता है, मेरा नाम युवान है। तो वांग जी कहता है, मेरा नाम लैन वांगजी है, नाइस टू मीट यू युवान। युवान कहता है अपनी मम्मी की तरफ से देखते हुए, हाँ। तो वांग जी कहता है, मैंने कहा, आह आपसे मिलकर अच्छा लगा। और इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सुयांग बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, युवान तुम्हारा हुआ, हम चले पूल साइड एरिया में, तो चलो चलते हैं। और इतना बोलकर जब वो डोर ओपन करता है, ओपन करने के साथ ही देखता है कि वांग जी युवान के पास बैठा हुआ है और विंग वहाँ पे साइड में खड़ा है। और वांग जी बैठा हुआ था तो सुयांग को देखते ही वो खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, ये मिस्टर सुयांग ये मेरे डॉक्टर थे और वो ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, एंड देन इनकी पोस्टिंग यहीं पे हो गई तो हम लोग आज यहाँ पे आए थे, वांग जी। और ये है मिस्टर लैन वांग जी, रॉयल फैमिली के वारिस। तो इतना सुनना हुआ था, रॉयल फैमिली के बारे में सबको पता था, इसलिए वांग जी खड़ा हो जाता है और उसके पास आते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू।
श्रेयांक भी हाथ बढ़ाते हुए उसे कहता है नाइस टू मीट यू। तो वो आप ही हैं जिसके बारे में विंग हमेशा बातें करता है। वांग जी पहले विंग को देखता है देन फिर मुस्कुराते हुए कहता है जी हाँ शायद से मुझे नहीं पता। स्वयं कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में सुन सुन के पक गया हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। हाँ ऐसा एक भी वक्त नहीं होगा जब वो तुम्हारे बारे में बातें नहीं करता होगा। वांग जी लाइक विंग को देख रहा और सुयांग को देख रहा और वो छोटा बेबी सुयांग को देख रहा और उसे भी देख रहा है। उसके बाद वांग जी नीचे बैठ जाता है युवान के पास और कहता है तो आपको पूल साइड जाना है। तो युवान कहता है हाँ मुझे पूल साइड जाना है, मुझे पानी देखना है, पानी में चंदा मामा को देखना है और ऊपर भी देखना है। मुझे बहुत पसंद है पूल साइड एरिया में घूमना और खेलना, मुझे पानी में पैर डाल के बैठना है। समुद्र किनारे भी तो ऐसे ही करते हैं ना। वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है आपको चॉकलेट पसंद है, मैं आपके लिए चॉकलेट भिजवा दूँ। तो वो कहता है फिर वो कहता है ठीक है आप जाओ। तो सुयांग कहता है बेबी चलो हम चलते हैं। तो युवान कहता है यस डैडी और इतना बोलकर वो जाने लगता है। युवान सुयांग का हाथ पकड़ता है और गेट तक चला जाता है। फिर युवान सुयांग का हाथ छुड़ाकर वापस से पलटकर भागते हुए आता है और कहता है अंकल, और अपना छोटा सा हाथ वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। हाथ उसकी तरफ बढ़ते ही वांग जी सरप्राइज था और वांग जी भी उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेकर हैंड से करता है। युवान कहता है नाइस टू मीट यू अंकल, और इतना बोल करके वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी इतना ज़्यादा सैंटी हो गया था, भले ही अंकल बोला बट उसके बच्चे ने पहल तो की। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्साहित, हैप्पी, सारे सारा कुछ वो फील कर रहा था और वो युवान को देख रहा था। उसके बाद वांग जी फटक से बैठ करके युवान को गले लगा लेता है। पहले तो उसे अपने एम्ब्रेस में छुपा करके अपने बेटे को प्यार करता है एंड उसके बाद उसे अलग करते हुए उसे देख रहा होता है, उसके बालों को खराब करते हुए। और युवान से कहता है नाइस टू मीट यू युवान। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी के चेहरे पे एक प्यारी सी ह्यूज सी स्माइल थी और वो मुस्कुरा रहा होता है सच का, हंसते हुए युवान के फेस पे भी स्माइल आ गई हुई थी और वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद सुयांग आते हुए कहता है चलो युवान हम नीचे चलते हैं, पूल साइड नहीं जाना आपको, और चॉकलेट भी तो खानी है ना युवान को बहुत सारी, चलो चलो चलो। और इतना बोलकर उसके हैंड को पकड़ के ले जा रहा होता है। युवान पलट पलट करके वांग जी को देख रहा था और वांग जी अपने मुंह पे हाथ रखे हुए फफ करते हुए हंस भी रहा होता है, रो भी रहा होता है, दोनों चीज हो रहा था उसके साथ में। वो क्या कर रहा था उसे खुद पता नहीं था, वो खुश था, वो नाराज भी था, सब कुछ था। और वो जाते हुए युवान को देखता है। उन लोगों के चले जाने के बाद विंग वांग जी से पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो वांग जी। वांग जी कहता है मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर वांग जी खड़ा हो जाता है, विंग के पास आता है, उसके शोल्डर को पकड़ के उसे प्यार से उसे टच कर रहा होता है। विंग ना उसे छूटने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी कहता है ऐसा मत करो विंग प्लीज, इतने मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है, गायब मत होना प्लीज, फिर से गायब मत होना। विंग ना अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है बट आप तो शादीशुदा है ना। हाँ। वांग जी कहता है वो मेरा फैमिली मैटर है, उसे रहने दो। पर तुम और युवान मेरी फैमिली हो, मेरी अपनी फैमिली, मुझे उनसे कैसे डील करना है ये मैं देख लूंगा। पर तुम दोनों मत गायब होना मेरी लाइफ से, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ विंग, मुझे एक चांस दो सभी चीज़ें ठीक करने का, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सब कुछ। प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे इतना तो भरोसा कर सकते हो ना। वापस से मुझे छोड़ के भाग मत जाओ, इस सिचुएशन से भागो मत, हम हैंडल करेंगे साथ में मिलके विंग प्लीज़। मुझे पता है हम दिनों दिनों बड़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है, तुम्हें बचाना है, अपने बेटे को बचाना है, सब कुछ बचाना है मुझे, प्लीज़ मुझे चांस दो। इतना बोल करके वो विंग के शर्ट्स को ओपन करता है जहाँ पे उसे एक चेन नज़र आता है और उसे निकालते हुए कहता है ये पेंडेंट और ये अंगूठी तुमने अभी भी वेयर की हुई है ना विंग, इसका मतलब साफ है कि तुम मुझे भूले नहीं हो, प्लीज़ गिव मी वन चांस। विंग उसके गालों को टच करते हुए कहता है क्या ये संभव है कि मैं भूल जाऊँ उसे? हाँ, जिसको मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही नाखून करा दिए थे और इतना शिद्दत से चाहा था, लगता है कि मैं भूल जाऊँगा। वांग जी अपने नोज को उसके नोज से रब करते हुए कहता है, सही कहा, एक दूसरे को भूलना तो नामुमकिन है ना, तो फिर मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? हाँ, बताओ मुझे। विंग कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा
बिल्कुल तुम्हारे जैसी है उसकी आँखें, वो जब भी मुझे ऐसे देखता है, हर पल मुझे तुम्हारी याद आती है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊँगा? ये पॉसिबल है वांग जी? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और उसके दोनों फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो किस टिप और इंटेंस होती जा रही थी। माहौल गर्म होता जा रहा था और वांग जी देखते ही देखते विंग को अपनी आगोश में भरते हुए वापस से उसे किस करते हुए उसकी पूरे बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी न जाने कब से वो वांग जी के प्यार के लिए तरसा था। वो भी अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता है और वांग जी विंग को किस करते करते बेड तक लेके आता है। उसके शर्ट्स को खोलता है और वांग जी खुद अपने टाई शर्ट्स वगैरह सब कुछ पहले सब कुछ फटाक फटाक जल्दी जल्दी खोल खाल के फेंक देता है और वो विंग के सभी शर्ट्स को उतार देता है। विंग कहता है मैंने कॉन्डम नहीं लाया वांग जी, क्या क्या मैं वांग जी कहता है मेरे पास है, बस एक ही होगा शायद। और ये बोल करके और वो अपने वॉलेट खोलता है, इमरजेंसी के लिए लोग रखते हैं ना, तो वो भी रखा हुआ था और वो अभी नहीं तब से रखा हुआ था जब से कि विंग उसकी लाइफ से चला गया था। और वो बहुत पहले ही ऐसे ही, क्योंकि उसे पता था कि जब से विंग ने उसे अलाउ करा है कि तुम मेरे साथ ये सभी चीज़ें करो, तो वो एक्स्ट्रा कंडोम अपने वॉलेट में रखता था। तो वो निकालता है और वो फटक से वहाँ पे बेड पे प्लेस करते हुए वापस से विंग को टच करना, किस करना, उसके बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए एक्साइटेड करना सब कुछ कर चुका था और धीरे ही धीरे दोनों फुल नेकेड थे एंड देन दोनों एक दूसरे के अंदर इमर्ज थे। विंग के ऊपर वांगजी राइड करते हुए कह रहा था मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ये इन सभी चीज़ों को आज आज फाइनली मैं एक हो गया। विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत मिस किया और मैंने युवान के वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है अभी कुछ नहीं, हम बाद में ये सभी चीज़ें सोचेंगे, ठीक है ना? और इतना बोलने के साथ ही वो उससे प्यार करना स्टार्ट कर देता है। फुल एक राउंड हॉट सेशन बिताने के बाद वांगजी उसके ऊपर था और उसके लिप्स को चूमते हुए, उसके फोrehead को किस करते हुए, सभी चीज़ों को करते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और बहुत ज़्यादा याद भी किया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो विंग कहता है मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत मिस किया, आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, पर मैं भी वांग जी कहता है मैं सब ठीक कर दूँगा विंग, बस गायब मत हो जाना, प्लीज़ गायब मत हो जाना क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा खुद को। तो विंग कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर वो दोनों अभी भी एक-दूसरे में ही इमर्ज थे और विंग वापस उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सब करना स्टार्ट कर चुका था और वापस से वो लोग एक-दूसरे में खो चुके थे और वो दोनों एक-दूसरे के साथ थे। तभी लगभग आधे पौन घंटे बाद उसे सुयंग कॉल करता है, कहता विंग क्या सब कुछ ठीक है, हम चले? विंग कॉल पिक करते हुए कहता है हाँ हम चल सकते हैं सुया। तो वांग जी कहता है क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? विंग कहता है वो मेरा फ्रेंड है वांग जी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो वांग जी कहता आई नो आई नो मुझे अपने विंग पे पूरा भरोसा है, मुझे भरोसा है तुम पे विंग। मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? विंग कहता है हाँ, इन 5 सालों में एक वही है जिसने मुझे संभाला है हर तरीके से। इवन अजीब है पर उसने, तो कहता यही ना कि युवान उसे डैडी कहता है? तो कहता है हाँ, ताकि बच्चे उसे बुली ना करे। तो वांग जी कहता है आई नो मैं समझ सकता हूँ, डोंट वरी। इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर विंग के सारे कपड़े को वो समेट के देता है। विंग एक एक करके पहन रहा होता है और वांग जी भी खुद अपने सारे कपड़ों को पहन लेता है। फिर वो लोग उस रूम से चेकआउट कर जाते हैं और गैलरी में जब जा रहे होते हैं ना, तो एक होता नहीं कि वापस से गले लगना एंड देन विंग के फोरहेड पे किस करना, ये सभी थिंग्स करके वो लोग नीचे आते हैं। युवान कहता है अंकल मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा, है ना? तो वांग जी उसके बालों को ठीक ठाक करते हुए कहता है हाँ, और जब हम मिलेंगे तो हम साथ में रहेंगे, है ना? तो युवान कहता है हाँ, और इतना बोलकर उसके गाल पे छोटा सा पिक किस करता है और उसके बाद वो विंग के गोद में चला जाता है। सुयंग कहता है नाइस टू मीट यू सर। हाँ, अब फाइनली अब अपनी अमानत को संभालिए, मैं थक गया हूँ। मैं वैसे भी हॉस्पिटल में बिजी रहता हूँ तो ये अकेले रहता है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप फाइनली वापस आ गए विंग की लाइफ में। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच उसे संभाल के रखने के लिए। तो वो कहता है हाँ, संभालना ही था क्योंकि मैंने अपनी एक प्रीशियस चीज़ जो खो दी थी और मुझे पता है उसके खोने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है। वैसे बहुत जल्दी ले जाइएगा इसे, ठीक है ना? वांग जी कहता है उसे गले लगते हुए थैंक यू सो मच।
उसके बाद फिर सुयांग, अविंग और युवान वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वांग जी अपने घर के लिए रवानगी लेता है, वहाँ से बाहर आता है तो पासा और लेनिन दोनों भाग के आते हैं, क्योंकि उन दोनों ने देखा था युवान, सुयांग और विंग को। तो लेनिन आते हुए कहता है, वो लड़का कौन था? क्या क्या उसने विंग सर को हार्म किया? वांग जी कहता है, नहीं, उसने उसकी जान बचाई है, चलो कार में बैठते हैं। और इतना बोलकर वो लोग कार में आते हैं। फिर वो पासा और लेनिन दोनों को वो बताता है कि वो डॉक्टर सोयांग है और उसने ही विंग की हेल्प की है और 5 सालों से वो ही बेबी का टेक केयर करते आ रहा है, इवन विंग का भी सब कुछ। और विंग के पापा की डेथ हो गई, मतलब जो कुछ भी उसे थोड़ा बहुत पता था वो सब कुछ वो उन दोनों को बता देता है। तो वो लोग भी थोड़े से सैंटी हो गए थे। एंड देन पासा कहता है कि सर एक्चुअली में हमें घर जाना होगा, मैम कॉल कर रही हैं। तो वांग जी कहता है, घर जाकर के मैं ही सिर्फ बोलूँगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बोलने के बाद वो लोग घर आते हैं, जहाँ पे वांग जी की मॉम बैठी हुई थी। एंड देन कहती है, वांग जी तुमने तो कहा था कि तुम्हें इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना था, तुम कहाँ गए थे? वांग जी कहता है, मॉम आपको हर बात बतानी ज़रूरी है क्या? मैं इम्पोर्टेंट क्लाइंट से ही मिलने गया था। एंड देन वो एक कार्ड बाहर निकाल के रख देता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है, ये क्या है? वो कहता है, ये इन्वेस्टर है हमारे, तो मैं इसी से मिलने के लिए गया हुआ था। देन बात नहीं बनी। वो 2 दिन बाद वापस से चाइना आ रहे हैं, तो वो फेस टू फेस हमसे बात करने वाले हैं और कुछ मॉम। तो वो कहता है, ऑफिस फिर तुमने किसे भेजा? तो वांग जी कहता है, मैं अपने सेकेंड मैनेजर को ऑफिस भेजा हुआ था। ऑफिस का काम भी तो ज़रूरी था ना मॉम, अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन करेगा? इतना बोलकर वांग जी कुछ और नहीं कहता है। देन ऊपर जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है, तुम हमें वारिस कब दे रहे हो वांग जी? वांग जी जैसे ही वारिस का नाम सुनता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो हंसते हुए कहता है, मॉम बहुत जल्द। इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। फेई जो कि उनके बगल में ही बैठी हुई थी, वो अचानक से एक्साइटेड हो जाती है, शॉक हो जाती है और आश्चर्य से कहती है, मॉम क्या कहा उन्होंने? तो उसकी मॉम कहती है, लगता है शायद से उसका मूड अच्छा है, ये लो दवाई, एंड देन तुम्हें पता नहीं कि क्या करना है वहाँ पे। फेई कहती है, जी थैंक यू, और इतना बोल करके और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। रात का टाइम था और वांग जी विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैं जस्ट अभी खाना वाना खा के आया हूँ, तो तुम बताओ तुम कैसे हो? और वांग जी ना अपने कमरे में बात नहीं कर रहा था, वो स्टडी रूम में आ गया हुआ था। तो विंग कहता है, मैं अच्छा हूँ, युवान सो गया है और स्वयं अभी तक आया नहीं है, तो मैं अकेले बोर हो रहा था। अच्छा क्या जो तुमने कॉल कर लिया। फिर वांग जी और विंग बातें करने लगते हैं। इतनी सारी बातें होती है ना उन लोगों की, 5 साल जैसे कम पड़ गए हों। तो यहाँ दूसरी तरफ फेई ना वांग जी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में आती है। जब वो देखती है कि वहाँ नहीं है, तो वो स्टडी के रूम का लाइट ऑन देखती है। वो सीधे स्टडी में आने ही कोई होती है कि देखती है कि वांग जी मुस्कुराकर बात कर रहा होता है। वो भाई शॉक हो गई थी। एंड देन वो वापस से अपने रूम में आती है और आते ही अपने भाई को कॉल लगाती है, निंग हाओ, पता करो कि आज वांग जी कहाँ गया था। आधे घंटे बाद उसके पास फुटेज था और वो कहता है, तुम्हें यहाँ आना होगा माय डियर लवली सिस्टर। तो फिर कहती, क्या ज़रूरी है? कहता, अब इतनी रात थी, सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। वो चुपके से अपनी कार लेती है, ड्राइवर को बोलती है कि निकलो, और वो आती है अपने भाई मिंग हाउ से मिलने के लिए उसी होटल में। और वो उस सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में थी। एंड देन वो प्ले करके बताता है, वो दोनों ही भाई बहन थे, बाकी सबको उसने निकाल दिया हुआ था। और वो उसे देखते हुए कहती है, ये लड़का कौन है? मिंग हाउ कहता है, ये वही है जिसकी वजह से वांग जी इतने टाइम तक तुम्हारे पास नहीं आया है। तुम्हारा राइवल बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसी की वजह से वांग जी तुम्हें टच भी नहीं किया है ना? फिर उसे घूर कर देख रही होती है। देन कहती है, तो वो कहता है, अगर तुम आंसर करो, बस एक बार बोलो, अपनी आवाज़ ऊंची करो कि इसे ख़त्म कर दो, फिर मैं इसके पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगा, ढूंढ ढूंढ करके। इसके फैमिली में जितने भी होंगे सबको मैं मार दूंगा, माय डियर लिटिल सिस्टर। फिर बस उसे देखती है और कहती है, तो फिर देरी किस बात की है, ख़त्म करो, सारा चैप्टर ही क्लोज कर दो। और इतना बोल करके और वो उस पिक्चर को देख रही होती बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ करके। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग से बात करने के बाद आ जाता है सोने के लिए और वो सो रहा होता है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि 1 कब बज गया। और विंग को भी नींद आने लगा था, तो विंग कॉल कट कर देता है। एंड देन उसके बाद आ जाता है, वो भी बेड पे, दोनों सो चुके थे। मॉर्निंग के लगभग 3:30 बजे के आसपास हो रहे होंगे। वांग जी अचानक से उठ के बैठ जाता है और वांग जी ने एक बहुत ही बुरा ड्रीम देखा था, जिसमें उसने देखा कि मिंग हाओ वो अपनी कार से उतर के आ रहा है और उसका जो बेटा है युवान, वो सी साइड, क्योंकि उसने कहा था कि उसे पानी बहुत पसंद है, उसे पानी में पैर डाल के बैठना अच्छा लगता है।
तो वो सी साइड बैठा हुआ है, सारे चिड़िए कौवे कबूतर सब आसमान में उड़ रहे हैं, हवाएं तेज चल रही है, लहरें ईवान के पैरों को आके छू के जा रही है और ईवान ना रेत पे बैठ करके कुछ ड्रॉ कर रहा है। तभी मेंघाओ आता है और सीधे ईवान की खोपड़ी खोल के चला जाता है। और यही सपना हमारे वांगजी ने देखा था कि उसके बेटा वहां पे रेत पे मरा पड़ा हुआ है, और वो फटक से उठ के बैठ जाता है और कहता है ईवान, और वो हाँफ रहा होता है। फिर वो अपने आप को रूम में देखता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है मींग हाओ, अगर मेरी फैमिली को या विंग को या मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, इस शहर में तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा, और इस बार मैं भागूंगा बिल्कुल भी नहीं, कसम है मुझे मेरे प्यार की। और इतना बोल करके वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो उठ गया था तो उसे नींद आ नहीं रही थी, इसलिए वो जिम चला जाता है। जिम जाने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है। सुबह सुबह तड़के तड़के वो निकल जाता है विंग से मिलने के लिए। विंग ना सी साइड एरिया में ही रहता था, क्योंकि इवान को ना समुद्र किनारे खेलना बहुत पसंद था। वो निकल जाता है 2 घंटे के फुल ड्राइव करते हुए। उसके साथ पासा और लेलिन दोनों आते हैं। आने के बाद वो आता है विंग से मिलने के लिए। विंग कहता है इवान सो रहा है। वांगजी कहता है मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, और उसे गले लगते ही सबके सामने में उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? कहता बस तुम्हें फील कर रहा हूँ। तभी युवान कहता है सॉरी सुयांग कहता है मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई है, हेलो। और इतना बोल करके वो सबको डिस्टर्ब कर देता है। तो फिर वांगजी अंदर आ जाता है। पासा और लेलिन सबको कॉफ़ी बनाते हुए कहता है हेलो, हाँ मेरा नाम सुयांग है और मैं विंग का फ्रेंड हूँ। तो लेलिन उसे देखते हुए लट्टू हो रहा था उस पर और कहता है अच्छा, तो क्यों ना हम लोग बाहर चले। युवान उठ के आते हुए कहता है बाहर? बाहर कहाँ जाना है? वांगजी उसे गोद में बिठा लेता है, उसके बालों को ठीक ठाक करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बाबा। तो युवान कहता है अंकल अंकल सी साइड पे चलो ना, वॉक करने चल रहे हैं। तो वो कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। इतना बोलकर पासा लेलिन और वो सब सुयांग भी इवन सब चला जाता है नीचे सी साइड एरिया में, और वो लोग पानी पे थोड़ी देर खेलते हैं। विंग ना थोड़ा सा वहाँ पे विंडो के पास खड़ा होकर के इन लोगों को रेत पर खेलते हुए देख रहा होता है, और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली एक बाप अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। पासा लेलिन सबके कपड़े को गंदे कर दिए हुए थे उन लोगों ने, और उन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपना अपना कोट उतार के रख दिया हुआ था। वो लोग सैड पैंट में उसके साथ खेल रहे होते हैं, और ईवान सबको ना पकड़म पकड़ाई करवा रहा होता है। उसके बाद वांगजी कहता है आप इन लोगों के साथ खेलो, मैं अभी जस्ट आया, ठीक है ना? तो ईवान कहता है ठीक है। फिर वांगजी विंग के पास आ जाता है। तो विंग ना ब्रेकफास्ट ना बना के और सभी बर्तन को ना खाली करके वॉश बेसिन में डाल रहा होता है। तो वांगजी कहता है यहाँ। विंग के पकड़ के वो विंडो के पास आता है और कहता है देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो विंग कहता है बट काश ये सब सच हो और ये सब जल्दी ठीक हो जाए वांगजी। वांगजी की तरफ देखते हुए विंग कहता है उसे। तो वांगजी कहता है हाँ जल्दी ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग, सब कुछ। अब हिस्ट्री नहीं रिपीट होगी। बट एक बात कहूँ? तो विंग कहता है बोलो। वांगजी कहता है सच कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ कभी भी नहीं जी, तो मेरे लिए प्रेजेंट ही मेरी लाइफ होती है, अभी का मोमेंट ही मेरे लिए लाइफ है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग उसके लिप्स पे हाथ रख देता है और उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करते हुए कहता है ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं वांगजी, सब ठीक होगा ओके ना, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे यकीन है अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर वांगजी। इतना बोल करके विंग वापस अपने बेटे को खेलते हुए देख रहा होता है, जो सबको पकड़ पकड़ के पानी में खींच रहा होता है, और सब उसके साथ खेल भी रहे होते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद वांगजी विंग को हाथ पकड़ के खींच कर उसको भी बाहर लेके आता है और कहता है हमें भी खेलना है। उसके बाद सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, विंग सुयांग वांगजी वांगजी के बगल में युवान और पासा और लेलिन सब, और हाथ में बहुत बड़े बड़े पत्थर उन्होंने चुन के लाए हुए थे बालों में से। सारे ले लेते कहते 1 2 3 सबसे आगे किसका जाता है। देन सभी पत्थर मारना फिर स्टार्ट करते हैं, और युवान जा रहा था पास में और वो चिल्ला रहा था ए मेरा यहाँ गया, मेरा वहाँ गया, मेरा वहाँ गया। सारे ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, और इसके बाद सब युवान के पीछे सब भाग रहे होते हैं। इस तरीके से ये हैप्पी मोमेंट्स चल रहा होता है। उसके बाद वांगजी कहता है चलो हम बारबेक्यू की तैयारी करते हैं, है ना युवान? युवान कहता है ये। और फिर वांगजी युवान को अपने कंधे पे बिठाकर घोरा घोरा खेलते हुए उसे अंदर लेकर के आता है। पूरा बारबेक्यू का सेटअप लगाया गया था और सब उसमें सेट कर रहे होते हैं, और सब पासा लेलिन सुयांग सब, और कहता है हाँ आज अच्छा लग रहा है सुयांग। तो विंग कहता है तुम्हें तो हमेशा अच्छा लगता है। वो कहता है हाँ बट अब अनफॉर्चुनेटली मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा, मुझे एक ऑपरेशन भी करना है। हम डॉक्टर की लाइफ ही ऐसी होती है। तो लेलिन कहता है कोई नहीं मैं आपको छोड़ दूंगा। तो सुयांग कहता है हाँ
फिर वो विंग को देखता है, विंग मुस्कुरा रहा होता है, कहता है हाँ थैंक यू। फिर वो लोग सब बारबेक्यू सेटअप करके बैठ जाते हैं, एंड देन खा रहे थे। इवान को मुंह में वांगजी एक एक करके पीस डाल के खिला रहा होता है। वांगजी को इतना अच्छा लग रहा था कि वो भूल गया था कि उसे घर भी जाना है। सबके सब कुछ खा पी लेने के बाद वांगजी कहता है विंग से, इन लोगों को बात करने दो, बाबा मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों बीच पे आते हैं और वो लोग बर्तन वर्तन धो रहे थे एक दूसरे से बातें करते हुए, और सुयांग से पासा लेने सब कुछ पूछ रहा था। तो फिर वो बोलता है कि वो ऐसे ऐसे पढ़ाई करी, यहाँ यहाँ डॉक्टरी किया, वो ये दिस दैट जो भी होता है, इतने सारे डिग्री लिए। और फिर उसके बाद फिर मैंने चॉन्चिंग में प्रैक्टिस करी, फिर मैं यहाँ करा, फिर मैं संघाई बी में भी था, और फिर अभी मैं बीजिंग में भी था, और फिर मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ था, मुझे बीजिंग वापस जाना है। देन ये सभी बातें वो उन लोग से बात करते हुए, बर्तन वर्तन सब सेटअप किया हुआ था, इतना सारा लगा हुआ था, तो सब क्लीन कर रहा था विंग। वांगजी और इवान, वांगजी बीच में लेटा हुआ था, एक तरफ इवान था और दूसरी तरफ विंग, और तीनों ना लेटे हुए थे और आसमान को देख रहे होते हैं। तो वो कहता है, आज से ज़्यादा खुशियों भरा पल मेरे लिए कभी नहीं हुआ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है विंग। तो विंग कहता है, और मैंने भी कभी भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वांगजी, सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना वांगजी? तो वांगजी कहता है, हाँ हमेशा हमेशा हम ऐसे ही साथ रहेंगे विंग, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हम अब हमेशा साथ रहेंगे। और इतना बोल करके वो युवान को गोद में ले लेता है। युवान कहता है, मुझे बहुत मज़ा आया। और इस तरह से वो लोग पूरा टाइम एंजॉय करते हैं। शाम को भी वो लोग सी साइड पे खेलते हैं। पासा और लेरिन वापस से इन लोगों के लिए चिकन्स पका रहे होते हैं, और सुयंग बेचारा हमारा ऑपरेशन के लिए चला गया हुआ था। और फिर वांगजी युवान को गोद में लेकर ही विंग के साथ मिलकर वो लोग फूड एंजॉय करते हैं। सभी एक दूसरे के मुंह में डाल रहे होते हैं, और लेनिन को कोई दिक्कत नहीं था। बाकी वो तो इतना ज़्यादा हैप्पी था कि उसका मन कर रहा था कि वो तो सायरन ले और सबको चीख चीख के बता दे कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने वांगजी सर को इतने टाइम बाद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इवन देखा है। लास्ट बार कब हंसे थे उन लोगों को पता ही नहीं था। और पासा लेलिन से कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? लेलिन कहता है, ये मत पूछना कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हो रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वांगजी सर के चेहरे पे देखो ना, कितनी हंसी है, वो रुक नहीं रही है, और मुझे यही तो चाहिए था ना पासा। तो पासा उसे गले लगा रखा था, मेरा बच्चा हमेशा रोते रहता है, चलो कोई ना। फिर वो कहता है, सर युवान को मैं ले लूँ? युवान उसके पास आता है, फिर वो अपने कंधे पे बिठा करके और उसे वो चिकन तोड़ तोड़ के दे रहा होता है। पासा ले लेने के साथ वो, और फिर विंग वांगजी के हाथों को पकड़ता है, और वो दोनों सी साइड पे ऐसे वॉक के लिए चले जाते हैं। और ये पूरा दिन कैसे बीत जाता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता। रात के टाइम पे सभी लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाना रेडी करते हैं, और वांगजी के गोद में युवान था। युवान को वो ठोक पीट करके अच्छे से सुला करके उसे बेड पे ला करके लिटा देता है उसके कमरे में, उसे कंबल से टक करते हुए उसके हाथों के ऊपर किस करता है, उसके लिप्स के ऊपर किस करता है, उसके बालों को केयर्स करते हुए उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, गुड नाइट मेरा बच्चा, गुड नाइट। और इतना बोल करके और वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग ना बाहर अपने घर के आगे नहीं रहता छोटा सा बरामदा, वहाँ पे बैठा हुआ था। वांगजी उसके पास आने को होता है, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। उसे देखकर तो पूरा दिन जो वांगजी इतना ज़्यादा एंजॉय किया था, उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। एंड देन वो फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए वापस से अपने चेहरे पे स्माइल लाकर आता है, और विंग को अपने गोद में ले लेता है। विंग उसके गोद में लेट जाता है, वांगजी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या हुआ? तो वांगजी कहता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है विंग कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? विंग उसके हाथ को लिप्स किस करते हुए छोटा सा कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ? तो वांगजी कहता है, मुझे जाना होगा, मे बी शायद मैं कल रात तक आऊँ, और अगर मैं ना आऊँ तो मेरे बंदे आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए, पता है ना? तो विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, बस अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो या फिर यहाँ पे रहो, मेरे लिए वेट करो तुम, ठीक है ना? मैं पासा या लेनिन किसी को भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, तुम चले आना, ठीक है ना विंग? इतना सुना हुआ ही था कि विंग फटाक से उठ के बैठ जाता और कहता है, प्लीज़ मत जाओ वांगजी, प्लीज़ मत जाओ, हमें पता है ना कि तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है, अगर हम उस दुनिया में गए तो लोग हमें अलग कर देंगे, हमें जुदा कर देंगे, हमें हमें एक दूसरे से अलग कर देंगे। मैं वापस से तुम्हें खोना नहीं चाहता वांगजी, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। हम यहाँ रहते हैं, हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, चलो हम चलते हैं यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ वो लोग तुम्हें और मुझे अपनी बेटी को ना ढूंढ पाए। वांगजी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम। और इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाता है।
और अपना सर नीचे कर लेता है। उसके गालों को सहला रहा होता है तो विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मत जाओ, मैं दोबारा तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं है कि इन 6 सालों में मैंने क्या-क्या भुगता है, क्या-क्या सहा है। कितना टाइम मैं तुमसे दूर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है। मुझसे दूर मत जाओ वांग जी प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने बेग करता हूँ, प्लीज़ वांग जी मत जाओ, प्लीज़। वांग जी विंग से कुछ कह पाता तभी पासा फ़ोन लेकर आता और कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ एक बार बात करो। वांग जी वो फ़ोन ले लेता है, देन खड़ा हो जाता है। तभी मिंग हाओ कहता है, हेलो माय डियर जीजा जी। ओह सॉरी, मेरे होने वाले जीजा जी। तो कैसे हैं आप? अब आपको आई थिंक से भगवान के लिए प्रे करना चाहिए। पता है ना, मैंने आपको वार्न किया था कि मेरे हाथ ऐसा कुछ भी मत लगने देना जिससे कि आपको पछतावा हो। वहीं दूसरी तरफ लेनिन भी फ़ोन लेकर भागता और कहता है, सर। बट वांग जी बात कर रहा होता है, हाथ से इशारा करता है स्टॉप होने का। फिर उधर से मिंग हाओ कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई, आई मीन सो कॉल भाई सीचन, वो मेरे गन पॉइंट्स पे है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरे या मेरी बहन के साथ में ऐसा कुछ मत करना। पर लगता नहीं है कि तुम मानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। हाँ, इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी कहते, स्टॉप स्टॉप, क्या चाहिए तुम्हें, पहले हम बात करते हैं और मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट करता है और लिलिन और पासा वहाँ से जाने को होते हैं तो विंग कहता, प्लीज़ मत जाओ वांग जी, प्लीज़ मत जाओ। मैंने कहा ना मत जाओ, अगर तुम गए तो तुम वापस नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ वांग जी प्लीज़। हम अभी भी मिले हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बेटे के साथ होना चाहिए? तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए? हमें ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ वांग जी मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। वांग जी उसके शोल्डर को ग्रैब किए हुए था। नंदन कहता है, मुझे अभी जाना होगा वांग विंग, मुझे अभी जाना ही होगा। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं अपने भाई को खो दूंगा। भले ही वो बुरा है या गलत है, बट है तो मेरा अनफॉर्चुनेटली भाई ही ना। देखो, अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें पासा और लेलिन यहाँ से सेफली किसी और जगह पे ले जाएंगे। वो तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने बोला ना कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेलिन, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम विंग का ख्याल रखोगे एज अ गार्जियन, है ना? लेलिन कहता है, यस सर, मैं मरते दम तक आप दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा सर। वांग जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे जाना होगा अभी, बट एक बात याद रखना, अभी तक के लाइफ में मेरा पहला और आखिरी प्यार अगर कोई और है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं विंग। मेरा पहला और आखिरी प्यार, मैंने अभी तक के लाइफ में जिससे बेइंतहा मोहब्बत किया है ना, वो तुम हो, वो सिर्फ तुम हो। और ये बात भूलना मत विंग, तुम ठीक है ना? विंग रोते हुए कहता, प्लीज़ वांग जी मत जाओ प्लीज़, मुझे मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। वांग जी कहता, प्लीज़ विंग, भूलना मत ये बात, ठीक है ना? वांग जी इतना बोलकर विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। पासा और लेनिन वहीं खड़े थे और वो उसे किस कर रहे होते हैं। किस करने के बाद उसे सांत्वना देते हुए वो भागकर युआन के कमरे में आता है, उसके पास बैठ जाता है। वो उसको करवट हो गया था तो उसको ठोकता है और उसको कंबल से अच्छे से टक करते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मेरा बेटा, मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे पास, बहुत जल्द। फिर हम इकट्ठे साथ रहेंगे, फिर हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। इतना बोल कर युआन के लिप्स पे किस करता है वांग जी और इसके बाद वो जाने लगता है। वांग जी के शर्ट्स को पकड़ के विंग बहुत रो रहा होता है, पर वांग जी अगर पलट जाता तो शायद रुक जाता और वो वैसे ही उसे छोड़कर चला जाता है। पासा और लेलिन उसके पीछे जाते हैं। लेलिन वापस से भाग के आते हुए कहता, विंग, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हें बचाना पड़े तो मैं ज़रूर तुम्हारे सामने आके खड़ा रहूँगा, इतना याद रखना। और इतना बोल करके लेलिन वहाँ से चला जाता है। वापस से वो लोग कार में बैठ के वहाँ से निकल चुके थे और विंग बाहर गेट के पास खड़ा होकर के उनकी कारों को जाते हुए देखकर फूट फूट कर वापस से बैठ के रोने लगता है और कहता है, क्यों हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों है? क्यों हम नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते, जहाँ पे लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी फैमिली इंजॉय करते हैं? हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी से भरी हुई क्यों है वांग जी? और वो फूट फूट कर रो रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मरना मत, मरना मत, कुछ भी हो जाए मरना मत, मेरे लिए मरना मत वांग जी प्लीज़। और वो बैठ के रो रहा होता है। पूरे कार का काफिला वहाँ आता है जहाँ पे मिंग याओ ने मतलब मिंग हाओ ने सीजन को बंदी बना के रखा होता। वो एक फार्म हाउस था जो कि उन्होंने चाइना में, आई मीन की संघाई में ही बाय ऑन किया हुआ था अपनी बहन के लिए। ओनली फॉर मिंग हाओ वहाँ रहता था।
तो वहाँ पे आता है, उसके जितने भी पंटर्स लोग थे वो सब उसको चेकआउट करते हैं कि गन वन लेके आया है या नहीं। पूरा चेक करने के बाद पासा, लेलिन और वांग जी तीनों को एंट्रेंस मिलती है और उसके पीछे इसका पूरा का पूरा पंटर लोग आ रहे होते हैं। वांग जी अंदर आते ही हर तरफ देख रहा होता है, हर जगह सिक्योरिटी था क्योंकि सब कोई बंदूक से लैस वहाँ पे बंदूकधारी खड़े थे और वांग जी सबको देखते हुए अंदर आ रहा होता है। तभी रियलिटी में, इन रियलिटी, जिनलिंग उस किताब को फटक से बंद कर देता है और कहता है, डैडा प्लीज, प्लीज मत जाइए डैडा, डैडा मत जाइए प्लीज डैडा, प्लीज डैडा मत जाइए वरना वो लोग आपको मार देंगे, डैडा मत जाइए। और जिनलिंग ना बहुत जोर जोर से बोल रहा होता है। तभी यानली दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, जिनलिंग क्या हुआ, क्या हुआ जिनलिंग। जिनलिंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड देन कहता है, हाँ मॉम, कुछ भी नहीं हुआ मॉम, सब ठीक है, वो मैं वेब सीरीज देख रहा था। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी पानी पीता है एंड देन वापस से डरते हुए कांपते हुए उस किताब को खोलता है जहाँ पे वांग जी सीढ़ियों से होकर के चढ़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। उसके लंबे लंबे कदम उसके पंटर्स लोग के लिए भी कम पड़ रहे थे क्योंकि वांग जी, पासा, लेलिन तीनों फास्टली जा रहे होते हैं। वो चबूतरे से होते हुए सारे खंभों को पार करते हुए, स्विमिंग पूल वाले एरिया को पार करते हुए जहाँ पे सिटिंग एरियाज थे वहाँ पे आता है। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड फुल तैनात करके रखा हुआ था मिंग हाउ ने। वहाँ आता है तो देखता है कि एक तरफ जहाँ पे मिस फेई बैठी हुई है मुंह लटका करके, दूसरी तरफ सीचन को बांध के रखा गया है और उसे शायद बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत कूटा पीटा गया था क्योंकि फोरहेड और अदर्स पूरे बॉडी पार्ट्स पे ब्लड बहुत ज़्यादा थे। वांग जी पहले अपने भाई को देखता है एंड देन मिंग हाओ को देखता है जो कि उसके पास था और उसके लेफ्ट हैंड में गन थी और मिस फेई मुंह लटका के अपने हाथों को एक दूसरे के साथ स्मैश करते हुए बैठी हुई थी। फिर वांग जी पासा से कहता है, पासा, गगो को लेके जाओ यहाँ से। और उसके पास आता कहता है, शांति से यहाँ से लेके जाओ कार में। पासा उसे कहता है, ऐसे कैसे जाने दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सीधे गन निकालो उसे ठोक दो। वांग जी कहता है, प्लीज अपने गुस्से को ना अपने अंदर दबा के रखो पासा, इसे हम बाद में यूज करने वाले हैं। फिर वो अपनी आवाज को लाउड करते हुए कहता है, लेलिन, पासा, गगो को लेके जाओ यहाँ से। पासा आता है और फिर सीजन को ओपन करना स्टार्ट करता है रस्सियों को और उसको खोल रहा होता है। तो मेघा एक कदम आगे बढ़ाता ही है तभी मिस फेई कहती है, ले जाने दो उसे, जाने दो। पासा रस्सी को खोलना स्टार्ट कर देता है ताकि वो सीजन को यहाँ से लेके जा सके। फिर लेलिन और पासा दोनों सीजन को वहाँ से उठा करके बाहर की तरफ चले जाते हैं और वो वहाँ से सच में जाने वाले थे और उसके बंदे उसको ले जाने में हेल्प भी कर रहे होते हैं सीजन को, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था उसके। उसके बाद वांग जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ता है तो मिंगहाओ गन तान देता और कहता है, मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, फी, हमें अकेले में बात करनी है, इसे कहो यहाँ से जाए। तो वो कहता, क्यों क्यों जाऊँ मैं, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा, तुमने मेरी बहन के साथ इतना बड़ा चीटिंग किया, हाँ। इससे पहले वो कुछ बोलता, फी गन निकालते हुए वांग जी पर सीधे तान देती है और कहती है, मैंने कहा यहाँ से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ, मुझे अकेले बात करनी है, हमें अकेला छोड़ दो। और इधर मिंगहाओ भी वांग जी पे गन ताने हुए था और फे भी गन ताने हुई थी और वांग जी निहत्था खड़ा था उसके सामने। मिंगहाओ जब अपनी बहन के गुस्से को देखता है कहता, आह दैट्स लाइक माई गर्ल, मुझे यही तो देखना था माई डियर लिटल सिस्टर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, एंजॉय एंजॉय। और इतना बोलकर वो दांत फाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, एकदम सरकास्टिक वाली स्माइल जो पागल लोग नहीं करते वैसे। फिर गन पॉइंट किए हुए उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सैंटी होते हुए कहती हैं, आखिरकार तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है वांग जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, यू नो ना, आई लव यू सो मच। मैंने इतनी हार्ड कोशिश की है तुम्हें वो सब कुछ देने की जो तुम डिजर्व करते हो, मेरे पास खूबसूरत बॉडी है, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, पर लगता है सब बेकार गया, सब वेस्ट गया। क्यों क्यों नहीं मेरे लिए दूसरा रास्ता ओपन किया, हाँ बोलो मुझे, क्यों क्यों वांग जी, क्यों। मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें अपना बनाने की, सब कुछ वो चीज़ें करने की जो मैं कर सकता था, बट तुमने अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, तुमने मेरे डिग्निटी को एक खिलौने की तरह यूज़ किया। हमारे बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते पे भी तुम कायम नहीं उतरे, तुमने मुझे एक चाल तक नहीं दिया ताकि हमारे दोनों ग्रुप्स के बीच में सब कुछ शांति बनाए रखे। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया वांग जी, वाह, क्यों किया ऐसा। तुमने मेरे अंदर के एक ममत्व भाव को ख़त्म कर दिया, तुमने मुझे बस यूज़ किया है अपनी फैमिली के लिए, मुझे ह्यूमिलिएट किया है अपनी फैमिली के नाम पर, क्यों।
बताओ मुझे, क्या मैंने तुमसे प्यार करने में कोई कसर छोड़ी थी? बताओ मुझे। हाँ जी, एकदम नॉर्मल सा, एकदम कामली आंसर करता है, मेरा बेटा है उसके साथ। हाँ, तुमने सुना सही, मेरा बेटा है और उसने बर्थ दिया है फेई, और वो मेरा हिस्सा है। इस पे फेई कहती है, ठीक है, ओके, उस बच्चे को ले आओ वांग जी, मैं उसे अपना लूँगी। तुम्हें लगता है ना कि मैं अच्छी माँ नहीं बनूँगी, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत प्यार करूँगी उसे, अपनी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहूँगी। उस बच्चे के ऊपर कोई भी अगर बुरी नज़र डालेगा तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूँगी। उसे वो सब कुछ मिलेगा वांग जी, वो सब कुछ मिलेगा, और मैं उसे माँ का प्यार दूँगी। उसे ले आओ और उसे छोड़ दो, उसे ख़त्म कर दो अपने हाथों से और वापस हमारी दुनिया में आ जाओ। वो तुम्हारा पार्ट है ना, तो मैं भी उस पार्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ वांग जी। उस बच्चे को लेके आ जाओ प्लीज़। वांग जी मुस्कुराते हुए फेई के पास आता है, उसके हाथों को पकड़ के उसके गन को अपने हार्ट के पास रख लेता है और कहता है, फेई, मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दिया। शायद से मेरी फैमिली की वजह से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो। शायद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख भी दिया है, बट अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी लाइफ न्यू जर्नी स्टार्ट करो, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। फेई, मैंने भी बहुत कोशिश की है इन दो फैमिली के गुस्से को ठंडा करने की। जो दुश्मनी चलती आ रही है उसे शांत करने की इन 5 सालों में मैंने बहुत कोशिश की है। लाइक दैट, मैं अभी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मेरे सेक्रीफाइस करने से ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसका यही अंत हो जाता है, तो मैं चाहूँगा कि ये ख़त्म हो जाए। वही, प्लीज़ रुक जाओ और अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करो। बट अगर तुम चाहती हो कि मैं विंग से अपना रास्ता तोड़ दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ और उसे भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊँगा ना, फिर भी मेरे ज़हन में, मेरी यादों में, मेरे साँसों में विंग ही होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ विंग होगा। प्लीज़ मुझे जाने दो और अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करो। फिर रोते हुए कहती है, प्लीज़ वांग जी मत जाओ, मत जाओ। मैंने कहा ना कि मैं उस बच्चे को रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है, हम चाहे भी ना फेई, तो इन दो परिवारों की दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। तुमने भी बहुत कोशिश की है और हमने भी बहुत कोशिश की है, पर मैं विंग को नहीं भूल सकता। आई एम सॉरी। फेई वापस से कहती है, प्लीज़ वांग जी मत जाओ, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, प्लीज़ मत जाओ, मुझे भी समझो प्लीज़। और उसके हाथ काँप रहे होते, गन वाले एकदम टर करके काँप रहे होते हैं। भगवान के लिए मत जाओ वांग जी, प्लीज़ मत जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं प्रोटेक्ट करूँगी तुम्हें, मैं बचाऊँगी अपने फैमिली से, अपने भाई से, उन सब लोगों से। बट प्लीज़ वांग जी मत जाओ छोड़ के मुझे, प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ भगवान के लिए। कोई भी कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा जब तुम मेरे साइड होगे, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा जब जब मैं तुम्हारे पास होंगी वांग जी। वांग जी मुस्कुराते हुए उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के चला जाऊँ तो क्या ये तुम्हारे लोग मुझे मार डालेंगे फेई? फेई अपने आसपास सबको देखती है जो सब गन लेके खड़े थे, एंड इवन अपने भाई को भी, और कहती है, हाँ हाँ, वो सब तुम्हें जान से मार देंगे वांग जी। वांग जी अपने हाथों को फेई के हाथों पे रखता है, गन पॉइंट्स के ऊपर, ट्रिगर जहाँ थे उस पे फिंगर्स फंसाता है और कहता है, मान लो अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या ये खूनी खेल बंद हो जाएगा फेई? हाँ, क्या ये खूनी खेल बंद हो जाएगा? मुझे बताओ। हाँ। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी फेई के हाथों को लेकर अपने टमी के आसपास ले आता है गन को, और ऐसे टिकट दबाने वाला था तो फेई कहती है, वांग जी प्लीज स्टॉप, मत करो ऐसा, प्लीज वांग जी मत करो ऐसा। वांग जी फेई को देखते हुए कहता है बिना नीचे देखे, अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या ये वॉर खत्म हो जाएगा, ये खूनी खेल खत्म हो जाएगा फेई? मुझे आंसर करो प्लीज, मुझे आंसर करो। फेई ने गन को पीछे खींचते हुए कहती है, वांग जी रुक जाओ, गन नीचे करो, तुम मर जाओगे, छोड़ो मुझे। पर वांग जी उसकी गन को और अपने टमी के पास रखते हुए कहता है, अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या ये खूनी खेल बंद हो जाएगा? मुझे बताओ, मेरे मरने से ये खूनी खेल खत्म होगा या नहीं फेई? मुझे बताओ, आंसर करो डैम इट। फेई फूट फूट के रोने लगती है और बस हाँ में सर हिला देती है। तभी वहाँ पे मेंघाओ आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, फेई क्या मुंह देख रही हो, शूट करो उसे और खत्म करो इस एचएम को।
अब समझ जाना यार मैंने कौन सी गाली थी, ठीक है। एंड देन वो कहता है नहीं तो मैं इसे सूट कर दूंगा। फिर रो रही होती है और कहती है प्लीज वांग जी मत करो ऐसा प्लीज। और मेघा उसके ऊपर गन ताने हुए था और वो कहती है मत करो ऐसा प्लीज, मत करो वांग जी। फेई को देखता है और मेघाओ को देखता है। मेघा उसे चिल्लाते हुए कहता है फेई अगर इसे तुम नहीं मार सकती हो तो मैं इसे जान से मार दूंगा। फेई कहती है मैंने बोला ना मेघाओ जाओ यहाँ से, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, यहाँ से जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। मेघाओ कहता है अगर तुम इसे मार रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मार देता हूँ इस एचएम को। और इतना बोलते हुए वो गन को वापस से रिलोड करके वांग जी के सामने तान दिए हुए था। वापस से वो कहता है ये तुम्हें बहला रहा है, वो तुम्हारे साथ ट्रिक खेल रहा है, तुम उसकी बातों में मत आओ। पर फेई कहती है मैंने बोला ना मेघाओ जाओ यहाँ से, मतलब जाओ, मैं खुद संभालूंगी, जाओ यहाँ से। पर वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, या तो तुम मार दो या फिर मैं मार दूंगा, वो तुम्हारे साथ ट्रिक कर रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके वो चिल्लाने ही वाला होता है तभी फेई कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ वांग जी, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, प्लीज प्लीज वांग जी मेरे साथ आ जाओ, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे प्लीज, हाँ बोल दो जी। फेई को भी देख रहा होता है और मेघाओ को भी। मेघाओ वापस से चिल्लाते हुए कहता है कम ऑन लिटिल सिस्टर, सूट करो इसे वरना मैं इसे मार डालूंगा अपने हाथों से। वांग जी एक नज़र अपने आसपास उन सभी लोगों को देखता है जो कि सब गन को रिलोड करके वांग जी की तरफ ही पॉइंट किए हुए थे। वैसे भी वांग जी का बचना नामुमकिन ही था क्योंकि वो सांप के बिल में आया था अपने आप को डसवाने के लिए। और वो हर तरफ देखते हुए फेई को देखता है एक आंख भरते हुए। उसे अब कुछ भी सुनाई और समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने में युवान का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो कल पूरा दिन वो उसके साथ बिता के आया था। वांग जी मुस्कुराते हुए बस उस पलों को याद कर रहा होता है। वो एक तरफ फिर से मिंगहाओ को देखता है और उसे देखता है जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इसे मार डालो बहन, इसे मार डालो। और भी कह रही थी प्लीज़ वांग जी मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगी सबसे प्लीज़। पर वांग जी अपनी आईज क्लोज करता है और खुद को सूट कर लेता है। एक गोली एंड देन सब कुछ शांत हो गया था। मिंगहाओ शांत हो गया था, फेई शांत हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वक्त रुक सा गया है। बांगजी नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और धीरे धीरे करके ब्लड फैलना स्टार्ट हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।